Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले के बारे में, जिसमें यह कहा गया है बीसीआई से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, कि वकीलों के लिए हमें एक नेशनल लीगल एकेडमी बनानी चाहिए। जैसे हम देश में देखते हैं जुडिशियल एकेडमीज होती हैं जहां पे जजेस की ट्रेनिंग करवाई जाती है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकीलों की ट्रेनिंग करवाने के लिए भी एक नेशनल लीगल एकेडमी बनाना चाहिए। ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे डायरेक्शंस यहां पे बीसीआई को दिए गए हैं। अब एग्जैक्टली ये डायरेक्शंस देने के पीछे क्या कारण है और इस पे बीसीआई का क्या रिएक्शन आया है, इसे आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। पहले थोड़ा सा केस मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देती हूं। देखिए, यहां पे बेसिकली इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जो कि एक नेशनल बॉडी है इंडिया के सभी बैंक्स की, इन्होंने यहाँ पे एक एडवोकेट है उनको डाल दिया था कॉशन लिस्ट में। देखिए, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वकील होते हैं जो बैंक्स के पैनल पे होते हैं, बैंक्स के साथ वो काम करते हैं, है ना। जैसे लोन वगैरह जब लिया जाता है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो प्रॉपर्टी का सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करना यहाँ पे, या फिर बैंक्स को जो है समय समय पे लीगल एडवाइस, लीगल ओपिनियंस वगैरह देते रहना। तो ऐसे कई सारे वकील होते हैं जिनको बैंक्स अपने पैनल पे यहाँ पे रखता है। तो वैसे ही एक ही एडवोकेट थे मिस्टर अजय। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो कैनरा बैंक है, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि जब मिस्टर अजय उनके पैनल पे उनके साथ एज अ वकील काम कर रहे थे, तो उन्होंने गलत लीगल ओपिनियन यहाँ पे दिया एक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, जिसपे कुछ लोन का ट्रांजैक्शन वगैरह यहाँ पे होना था। तो बैंक का ये कहना था कि इन्होंने जो रिपोर्ट वगैरह है वो प्रिपेयर करी थी उस प्रॉपर्टी की, और वहां पे उन्होंने ठीक तरीके से प्रॉपर्टी को चेक नहीं किया कि उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ऑलरेडी ओनर के द्वारा बेचा जा चुका था। मतलब एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस यहाँ पे वकील ने नहीं किया, प्रॉपर्टी का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक वगैरह यहाँ पे नहीं किया गया। तो कैनरा बैंक का कहना था कि इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे हुआ है। तो कैनरा बैंक ने जो है इस चीज की कंप्लेंट यहाँ पे क्या करी, बैंक एसोसिएशन के पास करी। तो कैनरा बैंक ने पहले तो इन वकील साहब को अपने पैनल से हटा दिया, और इसके साथ साथ इनका जो नाम था वो कॉशन लिस्ट में सर्कुलेट कर दिया गया। मतलब इंडिया के जितने बैंक्स थे उनको बता दिया गया कि ऐसे ऐसे ये एक वकील साहब हैं, ये कैनरा बैंक के साथ काम करते थे, वहां पे इन्होंने कुछ गलत लीगल ओपिनियन और गड़बड़ इंफॉर्मेशन वगैरह, जानकारी वगैरह दी है, जिसकी वजह से बैंक को काफी नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे ये जो एडवोकेट थे, इनका ये कहना था कि इस बात पे मुझे अपना डिफेंस जो है वो देने का मौका ही नहीं दिया गया। मतलब सीधे मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि आपने बैंक को गलत जानकारी दी है, आपने बैंक को जो है गलत ओपिनियन यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे एडवोकेट का कहना था कि मुझे अपने आप को डिफेंड करने का, मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का, ठीक है, और कोई इस मामले में कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने का, ये सब कुछ किया ही नहीं गया। मतलब एग्जैक्ट गलती यहाँ पे किसकी थी ये पता करने की कोशिश की ही नहीं गई। और दूसरा इन्होंने यहाँ पे कहा कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से आप ऐसे किसी वकील का नाम नहीं डाल सकते हैं किसी कॉशन लिस्ट के अंदर में। इन्होंने यहां पे कहा कि क्योंकि कैनरा बैंक ने ये बात जाके बैंक्स एसोसिएशन को बता दी, बैंक्स एसोसिएशन ने देश के सभी बैंक्स को बता दिया कि मैंने इस तरीके से गड़बड़ी यहां पे की है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो इम्पैनलमेंट था, जो मैं कई बैंक्स के साथ काम करता था, उसको यहाँ पे एंड कर दिया गया, जिसकी वजह से मुझे काफी फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे हुआ, मेरी रेप्यूटेशन, मेरी गुडविल को यहाँ पे नुकसान पहुंचा, और कहीं ना कहीं मेरा जो प्रैक्टिस करने का राइट है वो भी यहाँ पे हैम्पर हुआ। तो इस वजह से ये आए थे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि पहले तो जो ये किया गया है कि किसी वकील ने आपके हिसाब से कोई गलत लीगल ओपिनियन दे दिया, उसने आपके हिसाब से काम ठीक नहीं किया, तो आपने उनका नाम कॉशन लिस्ट में डलवा के पूरे देश भर में उसको सर्कुलेट कर दिया। पहले तो क्या बैंक्स ऐसा कर सकते हैं? और दूसरा कि इस तरीके के जो इंसिडेंट्स आते हैं, मान लेते हैं कि कोई वकील गलत करता है, गलत लीगल ओपिनियन देता है, गलत तरीके से अपनी प्रैक्टिस करता है, तो ऐसे वकीलों के खिलाफ हमें एक्चुअल में क्या एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे पहली चीज तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जो एडवोकेट साहब के साथ किया गया है वो गलत है, उनका नाम इस तरीके से कॉशन लिस्ट में डाल देना, दिस वाज प्रॉपरली इलीगल। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है, अगर किसी भी बैंक को लगता है कि कोई वकील उनको ठीक तरीके से असिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक लीगल एडवाइस नहीं दे रहा है, तो बैंक उस वकील को पैनल से हटा सकता है अगर आप उस वकील के काम से डिससैटिस्फाइड हैं। लेकिन बैंक ऐसे पब्लिकली डिक्लेयर करके देश भर में ढिंडोरा पीट के कि अरे ये वकील साहब तो खराब हैं, इनको कुछ आता नहीं है, ये तो गलत लीगल ओपिनियन वगैरह देते हैं, इस तरीके की चीजें आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। और ना ही आप ऐसा कोई लिस्ट वगैरह पूरे देश के बैंक्स में सर्कुलेट कर सकते हो कि भाई ये जो वकील हैं ये गलत ओपिनियन देते हैं, इनको ठीक तरीके से काम करना नहीं आता। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो है वो कहा कि वकील साहब के साथ तो जो हुआ था वो तो टोटली गलत है, बैंक्स के पास ही पावर नहीं होती है। दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि ये जो कॉशन लिस्ट है
जिसमें इन वकील साहब का नाम डाल के पूरे देश भर में सर्कुलेट कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ये कॉशन लिस्ट तब काम में ली जाती है जब आप किसी फ्रॉड्यूलेंट बोरोअर या किसी थर्ड पार्टी के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं। अक्सर कुछ लोग नहीं होते हैं जो बैंक से लोन ले लेते हैं लेकिन लोन को चुकाते नहीं हैं, अलग अलग बैंक्स में जाके फ्रॉड करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आगाह करने के लिए, वार्न करने के लिए ये कॉशन लिस्ट बनाई गई है। ये कॉशन लिस्ट का पर्पस ये नहीं था कि जो वकील आपके हिसाब से ठीक से काम नहीं करेंगे, नेग्लिजेंस करेंगे, उनका नाम उठा के आप इस कॉशन लिस्ट में डाल दोगे और उसको देश भर में सर्कुलेट कर दोगे। तो यहां पे कोर्ट ने कहा कि इस कॉशन लिस्ट की मदद से किसी भी एडवोकेट को पनिश करना गलत है, क्योंकि एडवोकेट्स को पनिश करने का जो काम है वो स्टेट बार काउंसिल का होता है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का होता है, और उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर एडवोकेट्स एक्ट में बताया गया है। इंडिया के किसी बैंक के पास ये पावर नहीं है कि आप किसी वकील के खिलाफ कोई एक्शन लें या किसी वकील को यहां पे आप पनिश करें। ठीक है, तो बेसिकली आपके हिसाब से वकील सही है, गलत है, वकील ने ठीक से काम किया है, नहीं किया है, ये देखने का काम इंडियन बैंक्स का नहीं है, ये देखने का काम बार काउंसिल का यहां पे होता है। राइट, तो यहां पे कोर्ट ने वही बात कही कि स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ही ये लीगल अथॉरिटी है, ये इस बात का फैसला करना कि किसी वकील ने ठीक से काम किया है, नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो क्या एक्शन उस वकील के खिलाफ लिया जाना चाहिए। बैंक्स के पास ये पावर नहीं होती है कि आप किसी भी वकील के खिलाफ एक्शन ले लें या आप किसी भी वकील को यहाँ पे पनिश कर सकते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि अगर हमने इंडियन बैंक्स को इस तरीके से अलाउ कर दिया, सो दैट बेसिकली वुड बी व्हाट, कि आप बार काउंसिल्स को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पे एडवोकेट्स एक्ट को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात देखो, कोर्ट ने इसी इशू से रिलेटेड कोर्ट ने ये बात भी कही कि इंडिया में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जब हम इंडिया में बात करते हैं लीगल एजुकेशन की, तो हमें लगता है कि ठीक है, जो एलएलबी में आपने पढ़ लिया, जो एलएलबी में हमने आपको लीगल एजुकेशन दे दी, वो काफी है। लेकिन एलएलबी के बाद भी लीगल एजुकेशन होती है। इंडिया में वकीलों की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग तो करवाई नहीं जाती है। वकील को वकालत कैसे करनी होती है, वकालत के क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, ये तो हम कभी यहाँ पे सिखाते ही नहीं है। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही कि हमें देश में कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन की जरूरत है। लॉज क्योंकि कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं, नए जजमेंट्स आते रहते हैं, नए फ्रेमवर्क्स आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी यहाँ पे बदलती रहती है। तो हमारे हिसाब से ये मानना कि भाई बस एलएलबी की पढ़ाई काफी होती है, उसके बाद वकीलों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये गलत है। उसके बाद भी वकीलों को लीगल एजुकेशन मिलती रहनी चाहिए, उसके बाद भी उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए, ताकि वो एडवोकेसी की स्किल्स को, प्रोफेशनल एथिक्स को, टेक्नोलॉजी को और अपनी लीगल नॉलेज को क्या करते रहें, समय समय पे बढ़ाते रहें, इंप्रूव करते रहें। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि कंटिन्यूइंग लर्निंग एसेंशियल है। ऐसा नहीं है कि आपने एलएलबी में बस पढ़ाई कर ली, सारे लॉज आपको आ गए तो बस अब आप एक अच्छे वकील बन जाएंगे, सब कुछ आपको समझ में आ गया। एलएलबी करने के बाद भी एक वकील को पढ़ते रहना पड़ता है, क्योंकि नए नए लॉज आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं देश में, आपको अपने आप को कॉन्स्टेंटली उससे क्या रखना पड़ेगा, अपडेटेड रखना पड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पे कोर्ट ने ये कही कि लीगल एजुकेशन का देखो मतलब सिर्फ ये नहीं होता किसी को लॉ पढ़ाना। लीगल एजुकेशन का मतलब ये भी होता है कि लॉ करने के बाद आप जिस प्रोफेशन में जाने वाले हैं उस प्रोफेशन में किस तरीके से काम करना होता है। अगर आप एलएलबी के बाद एक वकील बनने वाले हैं तो कैसे एक अच्छा वकील बना जाता है, कैसे कोर्ट की जजेस की रिस्पेक्ट की जाती है, कैसे क्लाइंट्स को हैंडल किया जाता है, क्या प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, ये चीजें सीखना भी वकीलों के लिए जरूरी होती है। तो इसलिए यहां पे कोर्ट ने कहा कि जैसे हमारे देश में एक व्यक्ति जब जज बनता है उसकी जुडिशियल ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई जाती है, हमारे देश में जुडिशियल अकेडमीज बनाई गई हैं, कोर्ट ने कहा कि इंडिया को भी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जो वकीलों को पढ़ाए लिखाए, जो वकीलों को चीजें सिखाए, जो वकीलों की ट्रेनिंग यहाँ पे करवाए। तो इसलिए कोर्ट ने नेशनल लीगल अकेडमी का सजेशन यहाँ पे दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस अकेडमी में बेसिकली क्या होगा कि जब एक वकील बन जाते हुआ इनरोलमेंट के बाद, तो आपको प्रॉपर लर्निंग देना, आपको प्रोफेशनल चीजें सिखाना, वकालत के प्रोफेशन से रिलेटेड एथिकल चीजें आपको सिखाना, टेक्नोलॉजी से आपको अपडेट करना, ये सारी चीजें वकीलों को हम क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं इस लीगल अकेडमी में। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि एक तो हमको यहाँ पे इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि लीगल एजुकेशन का अंत सिर्फ एलएलबी तक नहीं है। लीगल एजुकेशन कभी खत्म हो ही नहीं सकती। एलएलबी के बाद भी, वकील बनने के बाद भी वकीलों को यहाँ पे लीगल एजुकेशन मिलती रहनी चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि आप एक टीम बनाइए जिसमें सीनियर एडवोकेट्स हो, जूनियर एडवोकेट्स हो, अकेडमिशियंस हो, एक्सपर्ट्स हो, जो एक नेशनल लीगल अकेडमी, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं जो वकीलों को क्या करता रहेगा, बाद में भी ट्रेन करता रहेगा, उनको सिखाता रहेगा यहाँ पे। और इसके साथ साथ एक और बात, अब जैसे देखिए इस केस में, बैंक वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि अगर कोई वकील गलत काम करता है, ठीक से काम नहीं करता है, गलत ओपिनियन देता है,
तो बैंक उस पर एक्शन नहीं ले सकता। एक्शन सिर्फ बीसीआई ले सकता है या स्टेट बार काउंसिल ले सकता है एज पर एडवोकेट्स एक्ट। लेकिन आज तक ऐसे कितने वकीलों के खिलाफ एक्शन लिए गए हैं, इसका हिसाब किताब क्या कहां है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई से कहा है कि आपको समय समय पे ऑडिट भी करवाते रहना चाहिए कि कितनी कंप्लेंट्स हैं जो वकीलों के खिलाफ आती हैं बार काउंसिल में, ठीक है, कितनी कंप्लेंट्स को डिस्पोज कर दिया गया है, कंप्लेंट्स को डिस्पोज करने में कितना टाइम लगता है, कितने केसेस आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्या प्रोसीजर आपने यहाँ पे अपनाया हुआ है, कैसे आप केसेस का डिस्पोजल वगैरह यहाँ पे करते हो, किस तरीके के डिसिप्लिनरी इश्यूज यहाँ पे वकीलों के रिस्पेक्ट में आते हैं, क्या पनिशमेंट्स उनके ऊपर यहाँ पे लगाई जाती हैं, कितना आसान है बार काउंसिल में आके एक वकील के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करना। तो इन चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीआई को भी ऑडिट करते रहना चाहिए। तो ये सारी बातें कह देने के बाद यहाँ पे जब बीसीआई को, क्योंकि बीसीआई से कहा गया कि भाई नेशनल लीगल एकेडमी बनाने के बारे में सोचिए, बार काउंसिल्स का ऑडिट करवाइए, तो बीसीआई ने यहाँ पे एक प्रेस नोट रिलीज करते हुए कहा है कि हम एक मीटिंग रखेंगे। उस मीटिंग में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सारे पॉइंट्स दिए हैं कि ऑडिट करवाया जाए बार काउंसिल्स का, टू चेक कि कितनी कंप्लेंट्स हैं वकीलों के खिलाफ, कितनी कंप्लेंट्स सेटल हो गई हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे नेशनल लीगल एकेडमी बनाने की बात हो, ठीक है, नेशनल लीगल एकेडमी कैसे बनेगी, कौन उसको यहाँ पे बनाएगा, तो इन सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे सुप्रीम बीसीआई ने कहा है कि हम एक मीटिंग करने के बाद, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम वहां पे एक एफिडेविट फाइल करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे कि क्या प्लान हमने यहाँ पे एग्जैक्टली बनाया है नेशनल लीगल एकेडमी को लेके। तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये वाला लीगल प्रोफेशन को लेके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें क्लैरिफाई की हैं कि पहली बात तो वकीलों के खिलाफ ऐसे बैंक्स एक्शन नहीं ले सकते हैं कि आपने किसी वकील को ब्लैकलिस्ट करवा दिया पूरे देश में से, कॉशन लिस्ट में आपने उनका नाम डाल दिया। वकीलों को पनिश करने का काम सिर्फ बीसीआई का है, स्टेट बार काउंसिल्स का है, और एडवोकेट्स एक्ट के थ्रू ही ये सारी चीजें हो सकती हैं। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे वकीलों को और आगे कैसे पढ़ाया लिखाया जाए, कैसे उनकी लीगल नॉलेज को और एनहांस किया जाए, इसके ऊपर जो सजेशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिए हैं। तो इस पूरे मामले में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।